प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 मृदा के भौतिक गुण एवं पोषक तत्व। चलिए आगे चलते हैं। पाठ्यक्रम को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि समझ आ जाए कि किस तरह का इस बुक के अंदर दिया हुआ है। मृदा का परिभाषा, मृदा का संगठन, मृदा विन्यास, मृदा गठन, मृदा रंध्रावकाश, मृदा जल, मृदा नमी, मृदा जल धारण क्षमता, अपेक्षित घनत्व, संशक्ति, आसंजन, मृदा ताप, मृदा का वर्गीकरण, छत्तीसगढ़ मृदाओं का वर्गीकरण, सामान्य परिचय, पोषक तत्वों का वर्गीकरण एवं उनकी प्रतिशत मात्रा, पोषक तत्व एवं पौधे में कमी के प्रमुख लक्षण, परीक्षण का सामान्य परिचय। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग शॉर्टकट में या सारांश के रूप में हमने जाना कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ना है। हम पूरी कोशिश करेंगे पूरा पढ़ाने के लिए, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। सर्वप्रथम पृथ्वी की एक ठोस गोलाकार गैस के रूप में थी। जैसे जैसे यह ठोस पिंड ठंडा हो गया, वैसे ही मिट्टी का निर्माण हो गया। मिट्टी को हमारे भारत देश में मृदा, भूमि, सॉइल बहुत सारे नाम से बोले जाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि मृदा का निर्माण कैसे हुआ या मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। आज हम लोग इसी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन हाँ, अगर आपको सारे कन्फ्यूज दूर करनी है तो आपको पूरे वीडियो देखना जरूरी है, और मुझे लगता है आप जरूर साथ देंगे। मृदा के निर्माण में कई बाह्य शक्तियाँ काम आई। मृदा के निर्माण में जल, वायु, बर्फ कोष्ठक में ग्लेशियर, पाला, तापक्रम, ज्वालामुखी, भूकंप आदि शक्तियाँ प्रयोग में आई। प्रिय विद्यार्थियों, मैं बता दूं, जो पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी में जब मिट्टी का निर्माण हुआ तो सबसे पहले बताया गया था कि इसमें एक ठोस गोलाकार गैस के रूप में थी। लेकिन जैसे ये जो ठोस था वो धीरे धीरे ठंडा होते गया, और ठंडा होकर वो जब ठंडा हो गया वैसे वैसे वह मिट्टी बनते गया। और इन मिट्टियों को फैलाने और निर्माण करने के लिए बहुत सारी शक्तियाँ, जैसे यहाँ पे जल, वायु, बर्फ और तापक्रम, जलवायु, भूकंप आदि की शक्तियाँ जो है काम आई। इन्हीं के थ्रू मिट्टी का निर्माण हुआ, फैलाव हुआ और दूर दूर तक गई। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। पृथ्वी के जिस भाग में पानी भरा है वह महासागर कहलाता है, तथा ठोस भाग को महाद्वीप कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, समझिएगा, पृथ्वी के जिस भाग में पानी भरा है उसको महासागर कहते हैं, तथा ठोस भाग को महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी का 3/4 भाग समुद्र है एवं 1/4 भाग महाद्वीप है। क्वेश्चन कई बार ऐसा आता है कि पृथ्वी में पानी कितना बटा कितना भाग है, तो आपको 3/4 भाग पानी है और 1/4 भाग महाद्वीप है। आगे चलते हैं। पृथ्वी के ऊपरी परत को वनस्पति से ढकी हुई है, जो भूमि में जीवाश्म पदार्थ पैदा करती है। सूर्य से प्रकाश मिलती है, जिससे पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत ढकी रहती है, जो भूमि में जीवाश्म पदार्थ पैदा करती है। सूर्य का प्रकाश मिलता है, जिसमें पौधे का निर्माण करते हैं। मृदा वह प्राकृतिक बिंदु है जो जीवाश्म, जैविक पदार्थ को सड़ने, गलने या खनिज पदार्थ को टूटने से बना है, जिसमें पौधे के लिए निश्चित मात्रा में वायु, पानी, पोषक एवं तत्व मौजूद रहते हैं, जिससे पौधे अपना जीवन स्तर रखते हैं। तो आगे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इधर सॉइल, जो टॉपिक आपको दिख रहा होगा।
सॉइल क्या है, हमने अभी पढ़ा कि सॉइल जो है एक गोलीय ठोस के रूप में था, जो ठंडा होने के कारण धीरे धीरे वह मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो गया। अब हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसका परिभाषा पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। मृदा की परिभाषा निम्न प्रकार से दी जा सकती है। यहाँ पे प्रिय विद्यार्थियों में बता दूं कि यहाँ पे परिभाषा जो है वो 4 प्रकार से दिया गया है। आपको जो अच्छा लगे आप एग्जाम में उत्तर लिख सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे पहला देख लेते हैं, भूमि का वह माध्यम जिसमें फसल उग सकती है उसे मृदा सोइल कहते हैं। मृदा या मिट्टी जो भी कह सकते हैं, है ना। दूसरा है, भूमि का वह पदार्थ जो हमारी फसलों को पोषित करता है और आवश्यक सहारा देता है या सहारा होता है, सोइल या मृदा कहते हैं। तीसरा बात करते हैं, पृथ्वी के धरातल पर पौधे की वृद्धि के लिए प्राकृतिक माध्यम को भूमि कहते हैं। इसके बाद दिया है, पृथ्वी के ठोस पीढ़ की ऊपरी पतले परत को जो कि छिपाने वाली शक्तियों के प्रभाव के कारण द्विवीय चट्टान के बर्फ बारीक कणों के एकत्र होने से बना हो और इसमें पौधे उचित निवास स्थान तथा फसल जीवन व्यतीत करने की सभी सामग्रियां उपलब्ध हो, मिट्टी अथवा मृदा कहलाती है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको इतना ध्यान नहीं देते हुए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिटेल देने दी है, बट हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हुए आगे चलते हैं। हमने जाना कि सोइल कैसे कहते हैं, यहाँ पे कुछ और जानकारी दी गई है, लेकिन हम लोग चलते हैं आगे। और यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं मृदा संगठन। क्या पढ़ेंगे? मृदा संगठन, सॉइल कंपोजिशन। मृदा में निम्नलिखित अंश पाए जाते हैं, खनिज लवण जिसको इंग्लिश में मिनरल या मैटर भी बोलते हैं। दूसरा, जीवांश पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर। तीसरा, वायु यानी एयर। चौथा, मृदा जल यानी सॉइल वाटर। चलिए प्रिय स्टूडेंट, हम लोग इसका एक एक डिटेल पढ़ लेते हैं शॉर्टकट में। यहाँ पे दिया हुआ है खनिज लवण और पदार्थ, और जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। यह मिट्टी प्रमुख भाग है जिसको मिट्टी का ढांचा कहते हैं। इसका निर्माण मृदा के टूटने फूटने से हुआ है, जो छोटे छोटे कणों में टूटकर बारीक हो गई है। और इस मृदा में खनिज पदार्थ मौजूद हैं। कंकड़ पत्थर के साथ साथ बलुई और चिकनी मिट्टी की बारीक कण मिल जाती है या मिले हुए होते हैं। यह भूमि में 40 से 45% होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ज़्यादा कुछ में ध्यान देने वाली बात नहीं है। खनिज लवण और पदार्थ में जो टॉपिक है, आपको पूछेगी क्या है, तो आप सीधा से इसको बोल सकते हैं कि यह मिट्टी का एक प्रमुख भाग है जो मिट्टी के ढांचा होता है। और मृदा के टूट टूट के बारीक कण मतलब मिट्टी के साथ साथ मिले हुए रहते हैं। और रही बात लास्ट पॉइंट ये लिख सकते हैं कि भूमि में 40-45% पाई जाती है या मृदा में। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग, खनिज पदार्थों के 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग अभी पढ़े थे खनिज लवण और पदार्थ, और उसके भी 2 टाइप्स हैं, यानी दो भागों में बांटा गया है। और उनको जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहला टॉपिक है अवशिष्ट। रेसिडस यह पृथ्वी चट्टान के स्थान पर ही स्थिर रहते हैं। इनके कहने के अनुसार जो पृथ्वी चट्टान के स्थान पर ही स्थिर रहते हैं, ये जो बड़े चट्टान के नज़दीक में ही स्थिर रहते हैं, जो ऐसे अवशिष्ट पदार्थ हैं। इसके बाद जो आते हैं स्थानांतरित,
जो ऐसे ट्रांसपोर्टेड है ना, ये नाम से क्लियर है, ट्रांसपोर्टेड या स्थानांतरित, जो खनिज पृथ चट्टानों के स्थान से पृथक होकर दूसरी जगह जमा हो जाती है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि बरसात के दिनों में वर्षा होती है, वर्षा की वजह से वहाँ के जो खनिज पृथ होते हैं, पित्र चट्टान, वहाँ से बहकर एक स्थान से दूसरा स्थान चली जाती है, तो उसको स्थानांतरित पदार्थ भी कहते हैं। जो अपशिष्ट है वो रेसिडेंस है, मतलब कितनों भी आंधी तूफान बारिश हो जाए लेकिन वह एक ही जगह पर रहता है, उसका अपशिष्ट या रेसिडस भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जीवांश पदार्थ। जीवांश पदार्थ खासकर ये सड़े गले चीज़ों से बनती है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनिक मैटर, यह भूमि में 5 से 10% पाया जाता है। आपको ये बहुत ज़रूरी है याद रखना, है ना। भूमि में कितना परसेंट पाए जाते हैं? 5 से 10% पाया जाता है। कुछ मिट्टी में इसकी मात्रा 70 से 80% देखी गई है, लेकिन कुछ ही मिट्टी में। लेकिन अगर साधारणतः बात की जाए, साधारण नॉर्मल, तो मिट्टी में 5 से 10% जीवांश पदार्थ पाई जाती है, लेकिन कहीं कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ पे 70 से 80% देखी गई है। इसके बाद बात कर लेते हैं जीवांश पदार्थ में 57% जीवांश कार्बन होता है ना। इसमें हुमस यानी हुमस भी होता है, जो कृषि दृष्टिकोण के लिए बहुत ही उपयोगी है। जो जीवांश जो होती है प्रिय विद्यार्थियों, वो खेती करने के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। जैसे आपने कभी सुना होगा झूम खेती, आपने शायद टेंथ क्लास में पढ़ा होगा झूम खेती किसे कहते हैं। तो झूम खेती, पहले के जो लोग थे वो एक जगह स्थिर होकर खेती नहीं करते थे। कभी एक जगह से, कभी इस जगह करते, कभी इस जगह करते, तो कोई टाइमिंग नहीं होता था। जैसे यहाँ पे 1 साल किए, इसके बाद दूसरे साल दूसरे जगह चले जाएंगे, क्योंकि दूसरे जाने से अधिक पैदावार होती थी, क्योंकि वहाँ पे जीवांश कार्बन अधिक मात्रा में पाई जाती है, जो कि कृषि दृष्टिकोण के लिए बहुत ही उपयोगी मानी गई है। और जीवांश पदार्थ जो है पौधे के टूटने और खरपतवार के सड़ने गलने से पदार्थ बनता है। मैं अंडरलाइन कर लिया हूँ, देख लीजिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग वायु का, यानी एयर। मिट्टी में वायु का होना एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जो मिट्टी के कणों के बीच पाई जाती है। मिट्टी में लगभग 25% तक हवा होती है, जो जीवाणु की क्रियाओं के लिए आवश्यक है। मृदा वायु में CO2 अधिक मात्रा में पाई जाती है। सभी रासायनिक परिवर्तन जैसे नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, एमोनाइजेशन आदि के लिए जीवाणु आवश्यक हैं, जो कि मृदा में मौजूद रहते हैं। और इनके लिए वायु रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी क्रिया रासायनिक क्रियाएं होती है वो जीवाणु के द्वारा होती है। तो जीवाणु के लिए हवा यानी एयर के होना जरूरी है। इसलिए बोला गया है मिट्टी में वायु को होना एक महत्वपूर्ण अंग है। और मिट्टी में अगर पूछ दिया जाए कि कितना परसेंट पाई जाती है, तो मिट्टी में 25% पाई जाती है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मृदा सोइल वाटर। मृदा में जल विभिन्न रूपों में पाया जाता है, जो रिक्त स्थानों में भरा रहता है। पौधे के लिए एक महत्वपूर्ण पदार्थ है, क्योंकि सभी खनिज लवण इसमें घुलकर पौधों को जाते हैं, है ना। क्या होता है कि कहीं कहीं ऐसा जगह होता है जब पानी जमा रहती है और वहाँ पे पेड़ पौधे के पत्ती डालियाँ आदि गिरती है, सड़ती है, गलती है और पौधे को जाती है, मतलब पौधे को वहाँ से पोषक तत्व प्राप्त होती है। हम लोग पिछले ही टॉपिक में पढ़े ना जीवांश पदार्थ, तो क्या होती है कि वो सड़ गल कर एक जीवांश पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जो कि कृषि कार्य के लिए या पौधे के उगने के लिए या उसके बढ़वार के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग, प्रायः मृदा 3 रूप में पाया जाता है। प्रायः
मृदा जल जो है वह 3 रूप में पाया जाता है: स्वतंत्र जल, केशीय जल और अद्रग्राही जल। केशीय जल फसलों के लिए उपयोगी है। प्रिय विद्यार्थियों, यह ध्यान रखिएगा क्योंकि बार बार पूछा गया है कि केशीय जल किसके लिए उपयोगी है। यह तो बोल देंगे कि खेती करने के लिए कौन सा जल सही है, तो आपको यहाँ पे आंसर लिखना होगा केशीय जल। कौन है? केशीय जल। केशीय जल जो है वो खेती करने के लिए योग्य है। इसका डिटेल हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मृदा के भौतिक गुण। सॉरी, थोड़ा अच्छे से अंडरलाइन करता हूँ। मृदा के भौतिक गुण। सफल सस्य उत्पादन की दृष्टि से मृदा के विभिन्न भौतिक गुण अति महत्वपूर्ण है। यद्यपि पौधे की वृद्धि पर मृदा के रासायनिक और जैविक गुणों को भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, परंतु पौधे के जमाव और वृद्धि में भौतिक गुणों को काफ़ी योगदान रहता है। इसी कारण कृषकों, कृषि के विद्यार्थी एवं कृषि से अन्य संबंधित व्यक्ति को इसके ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ यह कहना चाहते हैं कि जो सफल उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए, अगर एक अच्छे पैदावार लेना चाहते हैं, एक अच्छी फसल उगाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले मृदा के भौतिक गुण के बारे में जानेंगे कि वो कैसा है, उपयोगी है या नहीं। नहीं है तो बनाया जाएगा। तो उसी के जो बारे में डिटेल से यहाँ बताया गया है कि यद्यपि पौधे की वृद्धि पर मृदा के रासायनिक और जैविक गुणों का होना बहुत ज़रूरी है। यानी कभी कभी ऐसा होता है, कोई खेत जो होती है बहुत बंजर होती है, भूमि होती है, तो उसको जुताई करके उसको पहले भौतिक मृदा के भौतिक गुणों को सुधारा जाता है और उसके बाद रासायनिक और जैविक गुणों को उसमें डाला जाता है। जैविक और रासायनिक गुण क्या है? जैसे आप कह सकते हैं कि रासायनिक में केमिकल खाद, उर्वरक, फर्टिलाइजर सब डालते हैं, और जैविक यानी गोबर खाद इत्यादि डालकर उसकी प्रभाव को, उसकी शक्ति को बढ़ाते हैं, जिससे पौधे को जमाव और वृद्धि के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। इसके बाद बात कर लेते हैं, नीचे पे दिया गया है मृदा के निम्न गुणों कि मृदा के भौतिक गुणों के अंतर्गत आती है या आते हैं। तो इनके बहुत सारे हैं टाइप रहने के लिए, जैसे आप देख सकते हैं। मृदा के निम्न गुणों के भौतिक मृदा के भौतिक गुणों के अंतर्गत आते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो टॉपिक है यह परीक्षा के लिए उपयोगी तो है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा अगर आगे तक पढ़ाई करनी है तो आपको ये सब को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर या आगे जब कॉलेज करेंगे तो आपको इस सब के बारे में बहुत ही बारीक से डिटेल से पढ़ाई होती है। क्योंकि अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं ये केवल एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन है। वहाँ जाएंगे तो एक एक मिट्टी, एक एक कड़, एक एक धूल, एक एक चीज़ के बारे में वहाँ पढ़ाई करना पड़ता है। और जैसे सॉइल साइंस, तो सॉइल साइंस अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। क्रॉप प्रोडक्शन ऐसा नहीं रहेगा, वहाँ पे हर एक चीज़ का अलग अलग लेसन हो जाता है। जैसे हम लोग इसका फर्स्ट देख लेते हैं, मृदा के निम्न गुणों कि मृदा के भौतिक गुणों के अंतर्गत आते हैं। उसमें से पहला है मृदा के कण, आकार, मृदा का गठन या स्ट्रक्चर। यानी बात की जाए, एक जैसा गोला ले लेते हैं, एक गोला है। मृदा का कण जैसे कोई बड़ा साइज का होता है, कोई छोटा साइज का होता है, कोई बिंदा बिंदी ऐसा टाइप का होता है। तो मृदा का वही बताया, मृदा का सॉइल स्ट्रक्चर, मृदा किस साइज का है। जैसे आपने देखा होगा कहीं ढेला, कहीं डस्ट, तो हर तरह के वहाँ उसकी स्ट्रक्चर आप देख चुके होंगे, क्योंकि आप हर सड़क, खेत खलियान में कहीं ना कहीं आप तो देखे ही होंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे बताया गया है मृदा संरचना या विन्यास। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है सॉइल टेक्सचर, है ना। वहाँ पे सॉइल टेक्सचर के बारे में बताया गया है, और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, सॉइल स्ट्रक्चर। इसमें कुछ डिफरेंट कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि सेम मिलती जुलती है।
स्ट्रक्चर और टेक्सचर। तो उसके बारे में बताया गया है कि एक खेत में, है ना, जैसे मान लेते हैं कि एक खेत है और खेत में, तो यहाँ इसमें कह सकते हैं मृदा का टेक्सचर, है ना, टेक्सचर क्या है। लेकिन अगर यहीं पे बात करते हैं मृदा संरचना या मृदा विन्यास का, तो यहाँ पे ऐसे नहीं होके, यहाँ पे मैं फिर से बताता हूँ। यहाँ जैसे यहाँ पे जो आकार पे है ना, एक्चुअली जो आकार पे है, आकार वाली बात की जाए तो इनकी संरचना है, चाहे बड़ा हो, गोला हो, चिपटा हो, तिकोना हो, जैसा भी हो, क्या है, मृदा का संरचना या स्ट्रक्चर है, यही इसकी, इसे समझ सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं तीसरा टॉपिक जो है मृदा का अपेक्षित घनत्व। आपको अभी समझ नहीं आएगा कि अपेक्षित घनत्व क्या है, हम लोग आगे, सॉरी, मैं आपको आगे बताऊंगा, जिसको रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं, या मृदा का भार, है ना, जो मृदा का घनत्व है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मृदा रंग या सॉइल कलर, है ना। आपने कई जगह देखा होगा प्रिय दोस्तों, मिट्टी कई कलर की होती है, कहीं लाल, कहीं हल्का काली, भूरी, तो कई तरह के रंग मृदा या मिट्टी का कलर होती है। इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग मृदा जल या मृदा नमी। जैसे मृदा जल या मृदा नमी को सीधा कह सकते हैं कि जब वर्षा होती है तो जब हम लोग चलते हैं तो हम लोग का चप्पल जूता जब मिट्टी में गड़ जाती है तो वही होता है हम लोग का मृदा जल या मृदा नमी, क्योंकि पानी और जल का मिश्रण से वो क्या होता है, मिक्सचर हो जाता है, नमी हो जाता है, गीला हो जाता है, उसको बोलते हैं मृदा जल या मृदा नमी बोलते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग मृदा रिक्त स्थान, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग मिट्टी ऐसा देखते हैं जिसमें बड़े बड़े छेद होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक इतना बड़ा ढेला लिया मिट्टी का, जो भी एक मान लीजिए मैंने मिट्टी उठाया खेत से इतना बड़ा, उसमें देख लीजिएगा कि जब इस तरह से ऐसे ऐसे रहता है ना, कोई फिक्स नहीं है कि एक ही साइज़ का रहे, तो बीच बीच में क्या होती है कि इस टाइप में खाली जगह होता है, तो उसी को रिक्त बताया गया है यहाँ पे। इसके बाद बात करते हैं मृदा वायु, है ना। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे कि मृदा में वायु होना कितना जरूरी है, क्योंकि अगर जो वायु नहीं होगी तो रासायनिक क्रिया बहुत जैविक क्रिया नहीं होगी, क्योंकि जो भी जीवाणु होती है वो प्रोसेसेस अपना लाइफ सरवाइव नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे अपना जीवन नहीं बिता पाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग मृदा ताप। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि समय के अनुसार, जैसे अगर एग्रीकल्चर ऋतु का बात की जाए तो खरीफ, रबी, जायद। अगर जायद में ऐसी धूप होती है कि सॉइल यानी मृदा गर्म हो जाती है, तो हम लोग मृदा का हीट और तापक्रम के बारे में पढ़ेंगे, सॉइल मृदा का तापक्रम। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं नावा मृदा जल शक्ति। इसके दो टॉपिक हैं, पहला है मृदा जल शोषण यानी वाटर अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी, और दूसरा है मृदा जल धारण या रोकने की शक्ति यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। देखिए इसमें यह बताया है मृदा जल की शक्ति, है ना, मृदा का शक्ति या पावर के बारे में बताया गया है। पहला जो है मृदा जल शोषण। कब ऐसा देखा होगा कि जो बलुई मिट्टी होती है उसमें जब पानी डालेंगे तो तुरंत क्या होता है, पानी शोषण हो जाता है, या तो स्थानांतरित हो जाती है, या तो वहाँ से पानी निकल कर कहीं और चली जाती है, या बह जाती है, या तो नीचे चली जाती है। ये बलुई मिट्टी में ज़्यादा होती है। लेकिन जब कहीं चिकनी मिट्टी होती है, काली मिट्टी, अगर वहाँ पे आप पानी डालेंगे तो वो जल्दी से नहीं सूखेगा, उसी को बोलते हैं मृदा जल धारण या रोकने की शक्ति, वाटर इंग्लिश में बोले तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग मृदा लोष्ठान।
फ्लूक्लसन, है ना। तो क्या होती है, कभी मृदा में जो लट्ठा बनती है ना, इसके बारे में आपको आगे डिटेल से बताऊंगा। अभी आपको मैं पूरे इमेज के साथ बताऊंगा। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग मृदा रूपदाता या सुख्याता, यानी आई मीन इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं सोइल प्लस सिटी, है ना, प्लास्टिसिटी। यहाँ पे मृदा का जो रूपता के बारे में बताया गया है, जो आपको डिटेल से बताऊंगा। इसके बाद है मृदा संशक्ति या सृजन, कोसेशन, है ना। तो ये सारे टॉपिक है हम लोग। इसके बाद है मृदा का भुरभुरेपन, है ना, फिर मृदा का बाह्य तल, मृदा का अंतराल, मृदा के जैविक पदार्थ। तो हम लोग इसका डिटेल आगे पढ़ेंगे क्योंकि टॉपिक केवल दिया गया है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है मृदा विन्यास या संरचना। हमारा जो टॉपिक था यहाँ पे देखिए क्या था। पहला टॉपिक जो था, सॉरी, चलिए देख लेते हैं हम लोग, है ना। ये जो दूसरा है मृदा विन्यास या संरचना, तो हम लोग अभी इसी का पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है मृदा विन्यास या मृदा संरचना, सॉइल स्ट्रक्चर। इसको मैं थोड़ा सा कुछ शब्दों में व्याख्या करना चाहूँगा। मृदा के कणों के भूमि में सजे रहने के क्रम को मृदा विन्यास या सजावट कहते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए, पहले ही बताया था कि मान लीजिए एक मिट्टी है, ऐसा ना मान के आप मान लीजिए खेत ही है ना। खेत में इस टाइप से सजी हुई है, उसका साइज है, आकार है ना। मृदा कणों के आपस में सजे रहते हैं। एक देख लीजिए कहीं भी खेत में एक एकदम ऐसे बैठे रहे, एकदम ऐसे लगेगा कि किसी ने उसको वहाँ कोई बनाया है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। वो अपने आप ऐसे अपना रूप सजाती है, तैयार करती है। तो यहाँ पे वही बोला है मृदा कणों के भूमि में सजे रहने, है ना, जो अपना स्ट्रक्चर बोले तो अपनी संरचना बनाए रखती है, उसी को बोलते हैं मृदा विन्यास या मृदा सजावट भी कहते हैं। अर्थात अरेंजमेंट ऑफ सोइल पर्टिकुलर इन द सोइल इज नाउ सोइल स्ट्रक्चर। कहने के तात्पर्य कि मृदा जो है वे मृदा के सजे क्रम को ही, है ना, जिस आकार पे है उसी को हम मृदा विन्यास कहते हैं। मृदा विन्यास को निम्नलिखित दो आधार में विभाजित किया गया है। पहला कणों की सजावट के अनुसार, दूसरा व्यवहारिक वर्गीकरण। आपको मैं चित्र के साथ आपको बताऊंगा आगे। आखिर हाँ देखिए यहाँ पे चित्र भी आ गया है ना। तो यहाँ पे पहला जो है कणों की सजावट, है ना, क्या है कणों की सजावट। तो ये जो देख सकते हैं ये क्या है, कणों का सजावट है ना। ये जो है कणों का सजावट है, तो इसी को बोलते हैं मृदा विन्यास या संरचना। और दूसरी जो देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है ये साइज पे नहीं है ना, तिर्यक है, तिरछा है। ये भी है लेकिन अब ये स्तंभाकार है, लेकिन ये मृदा संरचना में ही आती है क्योंकि मृदा संरचना के ही टाइप है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्यवहारिक वर्गीकरण के बारे में। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे कणों की सजावट के अनुसार इस आधार पर मृदा विन्यास मुख्य 4 प्रकार का होता है ना। जो मृदा कणों की सजावट के आधार पर यहाँ पे बताया गया है कि मृदा जो है वो 4 प्रकार का होते हैं, मतलब 4 टाइप के होते हैं। 4 तरह के, शायद सीधा हो, तिर्यक हो और कई तरह का हो। देख लेते हैं तो पढ़ लेते हैं। इस विन्यास में कणों के सीधे पंक्ति में लगे होते हैं,
है ना। स्तंभाकार में यह होता है कोलमर में कि इस विन्यास में कण सीधी पंक्तियाँ में लगे होते हैं या एक कण अपने चारों ओर कड़ों से चिपका रहता है और भूमि में भुरभुरापन होता है, यानी रुखरापन, है ना। तो उसको जब टच करेंगे, फील करेंगे तो वो थोड़ा भुरभुरा यानी रुखरापन लगेगा, रुखरा, जिसमें 47.6% तक रंध्रावकाश पाया जाता है। रंध्रावकाश यानी खाली जगह। आपको मैं आगे जाके बताऊंगा कि आखिर रंध्रावकाश होती क्या है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग तिर्यक या तिरछा ओब्लिक्यू, है ना, विन्यास। इस रचना में प्रत्येक कण अपने चारों ओर 6-6 कणों से छूता है। शायद आपने कभी सुना हो या नहीं सुना हो, मुझे आई डोंट नो, बट यहाँ पे बताया जा रहा है जो मृदा का कण है ना, मान लीजिए एक कण है, ये बोल रहा है कि चारों ओर से 6-6 कण चिपके रहते हैं, इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक, इधर से, इधर से, ऐसे करके पूरे 6 कण जो हैं चिपके रहते हैं ना। इधर चिपका है, इधर से इधर, ऐसे ऐसे करके 6 कण आपस में चिपके रहते हैं। इसमें रंध्रावकाश जो है 26% होता है और पहला वाला में था वो 47.6% था, है ना। इसमें भूमि में जल वायु की कमी होती है क्योंकि इसमें रंध्रावकाश कम होती है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग संघन ठोस या सहनती कॉम्पैक्ट विन्यास। यह विन्यास बहुत ही सघन होता है। मृदा में छोटे और बड़े दोनों आकार के कण पाए जाते हैं। बड़े आकार वाले कण तिर्यक विन्यास होता है और बड़े आकार के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान रहता है उसमें छोटे छोटे कण विद्यमान रहते हैं या उपस्थित रहते हैं। जल एवं वायु का आवागमन ठीक से नहीं हो पाता क्योंकि रंध्रावकाश जो है 20% होती है। कितना होती है यहाँ पे? 20%। यहाँ पे तिर्यक में आपने पढ़ा था कि 26% होता है और स्तंभाकार में कितना होता है, तो वहाँ पे होती है 46%, है ना। कितनी होती है? 46%। तो ये सब को आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये जो है ये संघन है ना, संघन आकार का है। इसमें पूरे कण वापस में 6-6 कण चिपके रहते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग इधर पे, ये जो है दानेदार विन्यास, है ना। ये भी सेम वही है लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट है। इसमें है कि छोटे कण भी रहते हैं लेकिन इसमें एक ही साइज की होती है ना, दानेदार होती है और ये संघन होती है। मतलब संघन का मतलब घना होती है, पूरे घन से चिपके होते हैं और इसमें दानेदार होती है। अब दानेदार जैसे बोल सकते हैं मटर के दाने के जैसे, लेकिन उससे बड़े बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं मटर के दाने के जैसे गोल गोल, है ना, दानेदार होते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं दानेदार कण युक्त तथा कणाकार, है ना, ग्रानुकलर विन्यास। बहुत से कण आपस में चिपककर बड़ा झुंड समूह बनाते हैं। इस प्रकार के विन्यास में रंध्रावकाश 78.5 तक होता है। कृषि दृष्टिकोण से यह विन्यास उपयोगी है जो दोमट मिट्टी में आया है या पाया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि जो दानेदार या कण युक्त या कणाकार जो ग्रेनुलर विन्यास है, यह कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो है रंध्रावकाश कितना है? 78%, आई मीन 78%। इतना ज़्यादा किसी में भी नहीं है। आपने स्तंभाकार में भी देखा 46 था, तिर्यक में भी देखा आपने तो वहाँ पे 25 था, और उसके बाद उससे नीचे देखे थे तो उसमें 20 था। तो हमारे खेती करने के लिए सबसे उपयोगी जो है
दानेदार या कड़युक्त या घनाकार मृदा या विन्यास हमारे लिए उपयोगी है। इसके बाद बात कर लेते हैं, ये टॉपिक ख़त्म हो गया और दूसरी जो टॉपिक था व्यवहारिक वर्गीकरण। व्यवहारिक वर्गीकरण के अनुसार इसे भी 4 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पहला जो है स्तरीय यानी प्लेटी टाइप, इसमें स्तर पाए जाते हैं। स्तर मतलब जैसे मान लीजिए कि 1 लेयर हो गया, 2 लेयर हो गया, 3 लेयर हो गया, 4 लेयर। तो इस टाइप का क्या होता है, लेयर होता है ना। जैसे 1 2 3, एक क्या हो गया, एक लेयर है ना। तो इसमें लेयर होती है, ये प्रिज्मा आकार की होती है, जो आपको आगे चल के मैं इसका चित्र दिखाऊंगा क्योंकि दिया हुआ है ऑलरेडी। इसके बाद बात कर लेते हैं ठोस ब्लॉकी, है ना। जो तीसरा जो है ठोस या ब्लॉकी, है ना, जो पूरी तरह ब्लॉक होती है। इनकी आकृति ठोस या चौकोर होती है, ठोस और चौकोर होती है, यानी चरकोना जैसा। एग्जाम्पल के जैसे मान लेते हैं, मैं बता दूं कि इस टाइप से कुछ ऐसा ही होता होगा। चलिए ना आगे हम लोग देखते हैं, आपको मैं पूरे दिखाऊंगा। इसके बाद चौथा बात कर लेते हैं गोलीय, जो स्पोरेडियल है ना, स्पोरेडियल। इस कड़ों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला दानेदार ग्रेन्युल, यह दानेदार होते हैं और कृषि की दृष्टि से ऐसा विन्यास सबसे अच्छा माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसमें एक बहुत ही अच्छा ही क्वेश्चन बन रहा है। देखिए हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है ना। मृदा विन्यास, है ना। हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग जो पढ़े थे मृदा विन्यास या मृदा संरचना, इसको पढ़े थे। अब मृदा संरचना से 2 चीज़ यहाँ से 2 भागों में बांटा गया। पहला था कणों की सजावट के अनुसार, दूसरा था व्यवहारिक वर्गीकरण। और आगे चलकर यही जो है यहाँ पे बताया गया है। जो पहला जो था, पहला क्या था, पहला जो था सॉरी, पहला जो था कणों के आकार, है ना, दूसरा था व्यवहारिक। पहला जो था कणों का आकार और दूसरा था व्यवहारिक। तो इसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन यह है कि ऐसा और कौन सा वर्गीकरण से सबसे ज़्यादा उपयोगी कृषि के लिए बेस्ट सॉइल माना जाता है या बेस्ट मृदा माना जाता है, तो कौन सा है, वह है व्यवहारिक वर्गीकरण का दानेदार, है ना। व्यवहारिक वर्गीकरण का दानेदार, मैं थोड़ा यहाँ अंडरलाइन कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा। ये जो है ये, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे तो नोट जरूर कीजिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे बहुत हल्के यानी क्रोम। इनके कण बहुत ही हल्के होने से भूमि का कटाव अधिक होता है, क्योंकि जो मृदा होती है बहुत ही हल्का होती है, जिसकी वजह से बहुत ही कटाव होती है। जब भी वर्षा होगी तो मृदा का क्षरण होती है, एक जगह से दूसरे जगह बह के चले जाते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग मृदा का कण या आकार, मृदा गठन या मृदा आयन यानी सॉइल टेक्सचर के बारे में अध्ययन करेंगे। ये वाला एक्चुअली ये फर्स्ट में था, बट ये सेकंड में हो गया, जो सेकंड में था वो फर्स्ट में कर दिया गया था। तो मृदा कणों के आकार या कणों की व्यास को ही मृदा कण कण आकार कहते हैं। फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मृदा के कणों का आकार या कणों का व्यास, है ना, व्यास ही कण आकार कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये मृदा है ना, ये कण है या जो भी है, ये इसके एक विशेष रूप है, व्यास है।
और उसी व्यास के आकार को ही मृदा कण आकार भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसकी परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है: साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स काइल्ड अस सॉइल टेक्सचर। तो यहाँ पे हिंदी में जो दिया है, हिंदी को ही ट्रांसलेट करके यहाँ बताया गया है, आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। इसके बाद जो बात की गई है, मृदा कणों के आधार पर मृदा को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। देखिए यहाँ से मृदा को निम्न भागों में वर्गीकृत भी किया गया है। तो देख लेते हैं इसमें से जो पहला है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, है ना। अंतर्राष्ट्रीय यानी पूरे विश्व की बात की जाए तो उसके आधार पर भी मिट्टी को वर्गीकृत किया गया है। और उसके बाद हमारा नेशनल का भी है, लेकिन हम लोग पढ़ लेते हैं फिलहाल अभी अंतर्राष्ट्रीय, है ना। माफ कीजिएगा, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सॉइल स्ट्रक्चर, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली या इंटरनेशनल सिस्टम। इस प्रणाली के अनुसार मृदा कणों को निम्न 4 भागों में विभाजित किया गया है। मृदा के कण के आधार पर इसे बांटा गया है, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़े थे मृदा कण या आकार या विन्यास के आधार पर इसे वर्गीकृत किया गया है। तो हम लोग यह मृदा कण के बारे में जानने वाले हैं। जैसे यहाँ पे मैं अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ, जो है ये हमारी क्या है, और इसको याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था। मृदा कण, है ना, मोटा रेत कणों का व्यास जो है 2.0 से 0.2 mm तक का होता है। लेकिन अगर महीन रेत की बात की जाए, है ना, जिसको फाइन सैंड भी बोलते हैं, तो 0.2 से 0.02 mm की होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं सिल्ट, है ना, सिल्ट इंग्लिश में भी सिल्ट ही बोलते हैं। 0.02 से 0.002। इसके बाद बात कर लेते हैं चौथा चिकनी क्ले, 0.002 से कम जितने भी आती है वे इनके अंतर्गत आती है मृदाएं। इसके बाद जो है यहाँ पे ब आती है अमेरिकन मृदाएं, है ना। ये अमेरिका के द्वारा विभाजन किया गया है और इसको भी जानना जरूरी है। कभी कभी पूछ देता है कि इस आधार पर मृदा कणों को 7 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 7 वर्गों में बांटा गया है। किसके वर्गीकरण के थ्रू? तो अमेरिका, है ना, यूएस के थ्रू 7 वर्गों में बांटा गया है। चलिए बात कर लेते हैं। पहला जो है अति मोटा रेत यानी वेरी कोर्स सैंड, 2.0 से 1.0 mm तक की होती है। दूसरा जो मोटा रेत, आप साधारण मोटा रेत आती है तो कोर्स सैंड ये 1.0 से 0.5 mm की होती है। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं माध्यम रेत या मीडियम, तो 0.5 से 0.25 mm की होती है। इसके बाद बात कर लेते हैं महीन रेत, चौथा के बारे में। तो महीन रेत फाइन सैंड 0.25 से 0.10 mm की होती है। फिर पांचवा बात करते हैं अति महीन रेत वेरी फाइन सैंड, 0.10 से 0.05 mm की होती है। उसके बाद बात करते हैं सिल्ट, है ना, चिकनी, चिकनी से पहले आती है, जो पिछली होती है, थोड़ा फिसला होता है, तो उसको बोलते हैं सिल्ट। 0.05 mm से 0.002 mm की होती है। अब कले की बात करती है, जो कले बहुत ही छोटी आकार की होती है, 0.002 से कम होती है। अब इनसे नीचे वाली मिट्टी जो होती है वो कले के अंतर्गत आती है।
इन दोनों के प्रकार के वर्गीकरण में से अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली अधिक प्रचलित है तथा सामान्य परिचय है। अपने देश में यही प्रणाली अपनाई जाती है। हमारे देश में भी इसी प्रणाली को अपनाई जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग क्लास बहुत ही लंबा हो चुका है, तो चलिए आज यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं और इसके बाद फिर अगले क्लास में यहीं से मैं क्लास स्टार्ट करूँगा। तो लास्ट टॉपिक जो है, टॉपिक नहीं है एक्चुअली, लास्ट जो है, इन दोनों के प्रकार वर्गीकरण में अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली अधिक प्रचलित है तथा सर्वमान्य भी है। अपने देश में भी यह प्रणाली अपनाई जाती है, क्योंकि यह जो है, जो अमेरिका के द्वारा जो किया गया था, है ना, ये सर्वमान्य है। इस शायद सभी देशों में इस विधि का उपयोग किया जाता है और यह प्रणाली हमारे भारत देश में भी अपनाई जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। जय हिंद।